Hello, all of you. Welcome you once again to my YouTube channel, Ayush Shiksha. How are you? I hope you're fine. Everything is going good, and you are preparing for AAPZUT. So, as you all know, we are conducting a lecture series of Ayush GK, and this is the fourth lecture of that series. If somebody is new to our channel, definitely I insist you to subscribe the channel and hit that bell icon so that you will never miss any further updates of our channel. So, without wasting time, let's begin with the lecture. एक बढ़िया चीज से शुरू करते हैं. Which one is the first आयुष यूनिवर्सिटी? आप लोग ऑप्शन में अगर दिया जाए NIA जामनगर और साथ में कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी, बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि आंसर तो NIA लग जाएगा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाए, बट नहीं. 2018 और 19 में श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा को फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया गया था. ठीक है. नेक्स्ट, CTRI. जो लोग पीजी कर रहे हैं बिल्कुल फैमिलियर होंगे इस चीज से, क्योंकि कोई भी क्लिनिकल रिसर्च है CTRI के अंडर उसको एनरोल करना कंपलसरी है. ठीक है. तो CTRI लंच कब हुआ था? देखो, CTRI 20 जुलाई 2007 में लंच हुआ था. ठीक है. कब हुआ था? 20 जुलाई 2007. ये जो है CTRI, इसको मैंडेटरी कब किया गया? मतलब देखिए, उसके करीब 2 साल आप देख लो, 15 जून, ऑलमोस्ट 2 साल आसपास आ जा रहा है, 2009. CTRI कराना कंपलसरी बोल दिया गया, क्योंकि आपको रजिस्टर करना है. अगर आप कोई भी क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हो, लिटरेरी रिसर्च के लिए कंपलसरी नहीं है CTRI करना, पर क्लिनिकल रिसर्च है तो नाम आप यहाँ ही समझ सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया. कोई भी क्लिनिकल ट्रायल होगा तो इसके अंडर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. ठीक है. CTRI को कौन मैनेज करता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्टैटिस्टिक्स, NIMS, और ICMR. आपको तो पता होगा ICMR क्या है. ठीक है. और जब आप रजिस्टर करते हो CTRI में, आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. CTRI के द्वारा सबके ट्रायल्स के रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं साही, मतलब शो केस ऑफ आयुर्वेदिक हिस्ट्री इम्प्रिंट्स. इट इज ए पोर्टल. डिजाइन इसको किसने किया है? CCRS, नेशनल सेंटर ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, हैदराबाद ने किया है. ठीक है. किसने किया है? CCRS, नेशनल सेंटर ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, हैदराबाद. ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज, हिस्टोरिकल. आप जस्ट एक चीज के बारे में सोचो, टीपू सुल्तान के तलवार वगैरह कहाँ पे रखा है? हैदराबाद में रखा है. तो वहां पे हेरिटेज जो है इसको कलेक्ट करके रखाया गया. तो जहां पे बात आएगी हिस्ट्री, बात आएगी हेरिटेज, आंसर होगा हैदराबाद. ठीक है. तो शोकेस ऑफ आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल बात है तो हैदराबाद होगा का सेंटर. बात समझ गए? और ये एक पोर्टल है. इस पोर्टल के अंदर क्या है? अगर हिस्ट्री आयुर्वेद के लिखा गया है, मतलब जो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स है उससे लेके अब तक आयुर्वेद के फील्ड में जो जो काम हुए हैं उस सब के बारे में आपको इस पे मिल जाएगा, इस पोर्टल पे. ठीक है. इस पोर्टल में बेसिकली क्या मिलते हैं? इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, आर्कियो बोटनिकल इंफॉर्मेशन, स्कल्पचर्स, फिलोसॉफिकल सोर्सेस एंड एडवांस्ड आर्कियो जेनेटिक स्टडीज. प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके अब तक जो जो स्टडीज हुए हैं, जो जो चीजें आयुर्वेद से रिलेटेड है, आपको मिल जाएगा साही पोर्टल पे. ठीक है. समझ गए बात को? नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. ई मेधा. देखिए, ई मेधा क्या है? MEDH है. ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर मेडिकल, एस फॉर हेरिटेज, ए फॉर एसोसिएशन एसेशन, और पी फॉर पोर्टल. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एसोसिएशन पोर्टल. तो यहाँ पे इस वर्ड को देख के आपको क्या लग रहा है कि जितने भी हमारा हेरिटेज, मतलब पुराने मेडिकल साइंस के जो जो चीजें हैं
वो सब इसी के अंडर इस पोर्टल में आपको मिल जाएंगे। ये नाम तो यही सजेस्ट कर रहा है, बात वही भी है। इसमें करीब 12,000 इंडियन मेडिसिनल हेरिटेज बुक्स इसके अंडर रहते हैं, ठीक है। और ये बुक कहाँ से लिया गया है? एनआईसीएस ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म से लिया गया है। ई ग्रंथालय जो है इससे लिया गया है ये बुक्स। पहले ई ग्रंथालय के अंडर सारे बुक्स थे, ठीक है। ई मेधा में क्या किया गया, जो 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 पर्टिकुलरली बुक ऐसे हैं जो आयुर्वेद मतलब हिस्टोरिकल कुछ इम्प्लीकेशंस रखते हैं मेडिकल फील्ड में, उसको उन्होंने ले लिया ई मेधा पोर्टल के अंदर, ठीक है। देखो अभी ये चीज आप समझ जा रहे हो, पर आपको ये याद रखना है ई मेधा के अंदर ये चीज क्या लिखा होगा, ये चीज क्या है। एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शंस में आप शायद से कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मेधा का हेच को आप हाईलाइट कर लो, हेरिटेज। तो हेरिटेज अगर यही वर्ड याद होता है तो आप इतना तो समझ ही सकते हो कोई ऐतिहासिक आयुर्वेदिक चीजें इस पे रहेंगे, ठीक है। तो हमारे बुक्स इसी के अंडर रहते हैं। मेधा कौन बढ़ाते हैं? बुक्स वगैरह पढ़ के इंसान का मेधा बढ़ता है, ऐसा सोच लो। तो ई मेधा के अंडर हमारे पुराने बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, इतना तो समझ सकते हो। आगे चलते हैं। ई ग्रंथालय क्या है? हमने बोला ना ई ग्रंथालय से बुक्स ले आए। तो ये जो ई ग्रंथालय एक हाउस प्रोजेक्ट है कर्नाटका स्टेट सेंटर ऑफ एनआईसी का, जो कि बैंगलोर में है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट वर्जन है ये क्यों बना था? ये बना था जो पब्लिक लाइब्रेरी में बुक्स के लिए एक ई ग्रंथालय बना था, सब जितने भी बुक्स है उसको ऑनलाइन कलेक्ट करके रखने के लिए, ठीक है। तो ई मेधा एंड ई ग्रंथालय समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। देखो यहाँ पे IRCH का फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना है। आई इंटरनेशनल इंडियन नहीं है, रेगुलेटरी कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन नहीं, कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। बात समझ रहे हो? क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आपको कभी ऐसे फुल फॉर्म्स वगैरह आते हैं तो चार ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। कहीं इंटरनेशनल रहेगा, कहीं इंस्टीट्यूशनल रहेगा, कहीं इंडियन रहेगा, आई सबके जगह आई आपको दिखेगा स्टार्टिंग लेटर, ठीक है। तो IRCH क्या है? इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन का इंटरनेशनली उसके बारे में कुछ है ऐसा चीज जिसमें सबके कोऑपरेशन की जरूरत पड़ी है। इस नाम को सोच के हम इतना समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है एक बार देखते हैं। देखिए अगर कोई चीज इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज के बारे में हो, इसमें सबसे पहले कौन खड़ा होता है? WHO खड़ा होता है। तो WHO ने क्या किया, ग्लोबली जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जो जो हर्बल चीजों पे कुछ रेगुलेशन लगाना चाहता है, तो उसको उन्होंने क्या किया, WHO आया सामने, उन्होंने एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। ये कब एस्टेब्लिश उन्होंने किया? 2006 में। इंडिया वहां कैलकुलेटेड नहीं हुआ था उनके द्वारा। भाई हर्बल चीजों के ऊपर बात हो रही है, हर्बल चीजों में काम कहाँ ज्यादा हुआ है? इंडिया में हुआ है। पर इंडिया ऐड होता है उसके नेक्स्ट साल। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IRCH नेटवर्क सिंस 2007। 2006 में इंडिया मेंबर नहीं बना था, 2007 में बनवाया गया, ठीक है। और IRCH का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक बात है, ग्लोबली प्रमोट एंड फैसिलिटेट द सेफ यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन थ्रू रीजनल इनिशिएटिव्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड फोस्टरिंग डायलॉग। तो जितने भी देश है जो इस मतलब जिन्होंने बोला कि हम लोग कोऑपरेट करते हैं हर्बल मेडिसिन के रिगार्डिंग, उनको क्या बोला गया कि आपके पास जो नॉलेजेस हैं आप अपने आपस में शेयर करिए, ठीक है। और जैसे कि हर्बल मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं सेफली यूज हो, डोजेस सही रहे, कोई टॉक्सिसिटी ना आए, इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। एक जॉइंट वेंचर जैसा रहा। चलो अब हमने जैसे कमिट किया था कि हर ईयर के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इनमें से चीजें आपको पहले भी मैंने बहुत चीजें बता रखा है फास्ट के 3 लेक्चर्स में। अब दोबारा यहाँ करने का क्या मतलब है? मतलब सिंपली इतना है, आपको अभी डेट्स याद रखने, इस ईयर के इस डेट में ये चीज हुआ था, तो कौन से महीने में कौन से ईयर में ये हुआ था, अगर ऐसे पढ़ोगे जाके याद होगा आपको, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको ईयर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। हर्बल मेडिसिन पर डेंगू,
देखो मार्च 7 2016, इस समय एक हर्बल मेडिसिन डेंगू के लिए बनता है। इंडियन साइंटिस्ट आते हैं और क्लेम करते हैं कि इन्होंने एक ऐसी मेडिसिन डेवलप कर दिया है जो कि मस्क्यूटो वन डिजीज डेंगू फीवर में काम करता है। ठीक है, और ये सिसम्पलस पेरेरा जो प्लांट है उसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट से उन्होंने वो दवाई बनाई है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट था ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बहुत सारे जैसे कि रैनबर्ग रिसर्च लैबोरेटरी जो अभी सनफार्मा में बन गया है, ये सारे इसमें एक जॉइंट वेंचर की जैसे काम किए थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, कब बना था ये? 7 मार्च 2016 डेंगू के लिए एक हर्बल मेडिसिन बना करके इंडियन साइंटिस्ट ने क्लेम किया। ठीक है, ये आपको याद रखने गॉट इट। और ये कैसे बना था? सेसम प्लस पेरेरा जो प्लांट है उसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। फिर आते हैं 2017। ये एक आप मतलब ऐसा हो सकता है बहुत बच्चे इसी दिन के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब ये अगर 2017 अक्टूबर 17 में वो चीज होता नहीं तो बहुत बच्चों के एम अलग होते। यहाँ जाना नहीं है, मतलब बहुत लोग सोचे ना, जैसे हम लोग भी, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो नेशनल इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है एंड अभी अगर रैंक 1 में आता है तो अय्या आता है। तो अय्या कब बना था? 2017 में बना था। कब? अक्टूबर 17 2017। ये एक ट्रेंड आप याद रखना, आयुष मिनिस्ट्री के जो काम होते हैं डेट एंड ईयर दोनों सेम सेम होते हैं बहुत जगह पे। तो अक्टूबर 17 2017 में ये बना था, अय्या बना फर्स्ट। ठीक है, जो कि इंडिया फर्स्ट एवर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट सरिता विहार न्यू दिल्ली। सरिता विहार में तो है ये। कब बना था वो? नेशनल आयुर्वेदा डे के दिन लोकार्पित हुआ था वो, ये भी ध्यान रखना है आप। अक्टूबर 17 2017 में एम्स जैसे मॉडर्न साइंस वालों का है उसके पैरेलल्स में अय्या बना था, ये भी ध्यान रखो। और उसके बाद आता है फर्स्ट एवर नेशनल आयुर्वेदा यूथ फेस्टिवल। देखो, नेशनल आयुर्वेदा यूथ फेस्टिवल फर्स्ट एवर सेलिब्रेट हुआ था सितंबर 14 2017 में। ठीक है, अच्छा नवंबर 14 क्या है, कौन सा डे है? चिल्ड्रंस डे। तो नवंबर से थोड़ा पीछे आओ, सितंबर तक आ जाओ। सितंबर 14 2017 उसमें यूथ के लिए देता, चिल्ड्रंस के लिए नहीं, यूथ फेस्टिवल बना दिया आयुर्वेद वालों के लिए। तो फर्स्ट एवर नेशनल आयुर्वेदा यूथ फेस्टिवल मनाया गया उस समय। तो ये कहाँ मनाया गया? अभी हमने तुरंत पढ़ा अय्या के बारे में। मेरे को एक बात बताओ, एनआईए कहाँ पे है? जयपुर में, राजस्थान में। बस इतना याद कर लो, इस सेम जगह पे जयपुर राजस्थान में फर्स्ट एवर नेशनल आयुर्वेदा यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था सितंबर 14 2017 में। दोनों डेट क्लियरली याद हो गए। अक्टूबर 17 2017 हो गया अय्या का एस्टेब्लिशमेंट डेट। फिर हो गया सितंबर 14 2017 फर्स्ट एवर नेशनल आयुर्वेदा यूथ फेस्टिवल। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब आता है ईयर 2018। देखिए, इस ईयर के बारे में अगर बात करें, इसमें आपको ना एक बढ़िया चीज मिलेगा, एनसीआईएसएम बिल। ये यहाँ पे आप फंस सकते हो। क्यों? एनसीआईएसएम आप जब लगा, कब एनसीआईएसएम बना? 2020 में, ये सबको पता है। पर एनसीआईएसएम बिल कब कैबिनेट में अप्रूव हुआ था? ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर इज दिसंबर 29 2018। इसको ऐसे याद रखेंगे, 2019 होने वाला था, होने के लिए 2-3 दिन बचे थे, तब हमने लाया एनसीआईएसएम बिल। पहले क्या था हमारा? सीसीआईएम था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। उसको रिप्लेस करके नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एनसीआईएसएम का स्थापना हो। इसके लिए कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। याद रखिए इसको। कब हुआ ये? जब हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए थोड़ा वेट कर रहे थे, दिसंबर 29 2018 था वो। ठीक है, फर्स्ट नेचुरोपैथी डे। देखो, हम बोलते हैं कि 18 साल हो गए तो हम नेचुरल बन गए, ऐसे याद रखो। 18 साल हो गए तो हम नेचुरली काम कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहता है, ऐसे याद रखो। तो नेचुरोपैथी का 18 के साथ कोई रिलेशनशिप है। तो 18 समझ गए, 2018 ये भी समझ गए। और बताए बचता है नवंबर।
नेचुरोपैथी एन से है, नवंबर एन से। तो नवंबर 18 2018 में फर्स्ट नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेट हुआ था। गॉट इट। नेक्स्ट बात आती है आयुर्वेदा डे इन यूरोपियन पार्लियामेंट। देखो, डॉक्टर प्रताप चौहान करके एक डॉक्टर हैं जिनको बहुत बार आपने यूट्यूब में देखा होगा। ये उनके लिए फर्स्ट एक अवार्ड मिला था, आयुर्वेदा रत्न अवार्ड। उनको यूरोपियन पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एवर, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं था कि किसी इंडियन डॉक्टर, आयुर्वेदा डॉक्टर को कोई अवार्ड मिले। तो उनको डॉक्टर प्रताप चौहान जी को आयुर्वेदा रत्न अवार्ड से भूषित किया गया था। ठीक है। और ये कब? नवंबर 21, 21 नवंबर 2018 में हुआ। और वहां पे आयुर्वेदा डे भी सेलिब्रेट किया गया यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है CGHS वेलनेस सेंटर इन गोवा, जनवरी 16 2018। ये याद अच्छे से रखो ये चीज को। आप सब इस चीज के लिए बहुत फैमिलियर होंगे। CGHS पैनल करके कुछ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है। तो इसके अंडर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको फ्री में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। और आयुष के सर्विसेज भी उसके अंडर आ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उसके अंडर वेलनेस सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय गोवा, इनॉग्रेटेड इन गोवा बाय श्रीपद नायक, जो कि उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ आयुष थे। ठीक है। जनवरी 16 2018 CGHS वेलनेस सेंटर गोवा में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो वेलनेस सेंटर गोवा में हम लोग स्पा वगैरह लोग यूज करने जाते हैं, तो न्यू ईयर के बाद लोग जाते हैं नॉर्मली गोवा घूमने, से याद कर सकते हो। तो जो CGHS वेलनेस सेंटर गोवा में स्थापित हुआ कब हुआ? न्यू ईयर के बाद, मतलब जनवरी 16 2018 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं 2019। ई औषधि पोर्टल आप सबको पता है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी जो आयुष के ड्रग्स है उसके लाइसेंसिंग, सीधी सीधी बात है, लाइसेंसिंग के ऊपर ही काम करता है। लाइसेंस प्रोवाइड करना, किसी का लाइसेंस एक्सचेंज करना तो एक्सचेंज करना, कैंसिल करना है तो कैंसिल करना, ये सब कौन से पोर्टल देखता है? ई औषधि वाला पोर्टल देखता है। ये आप सबको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। अभी इसको यहाँ लिखने का क्या मतलब है? यहाँ लिखने का सिंपल यही मतलब है, इसका डेट आपको याद रखनी है। ये पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? 13 2019 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो ये औषधि जो पोर्टल है 13 फरवरी 2019 में लॉन्च हुआ था। चलो, इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको एक आइडिया बताता हूँ कैसे याद रखना है। देखो, 4 मार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे भी एक आइडिया करके याद रखते हैं। आप नॉर्मली सोचते हो कि वैलेंटाइंस डे कब होता है? 14 फेब। ठीक है। और ये बोला जाता है प्यार एक औषधि जैसे काम करता है। ठीक है। तो ये औषधि कब बना था? वैलेंटाइंस डे की जस्ट एक दिन पहले, 13 फेब। प्यार औषधि है तो 13 फेब में पहले बन गया ये औषधि, वैसे याद कर सकते हैं। 13 फेब में ये औषधि पोर्टल लॉन्च हुआ 2019 में। ठीक है। और प्यार करने की आपको परमिशन कब दी जाती है? जब 18 साल के आप बाद होते हो, ऐसे याद रखो। तो लास्ट टीन एज जो होता है, 19 एज होता है, तब 2019 ऐसे याद रखना है। 13 फेब 2019 ई औषधि पोर्टल। समझ गए? क्योंकि डेट्स नॉर्मली याद रखना बड़ी मुश्किल टास्क है, तो इसको थोड़ा बहुत कुछ ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा लंबे समय तक। नेक्स्ट, आयुष एक्टिविटीज 2020। देखो, इस समय अब सबको पता है 2020 आयुष एक्टिविटीज पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए उस समय कोविड आ चुका था। राइट। कोविड 19 में डिस्कवर हुआ था, मतलब कोविड के केसेस मिलने लगे थे, फिर 2020 तक लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो जो चीजें हम पढ़ेंगे अभी उसी के आधार पे पढ़ेंगे। आयुष फॉर इम्यूनिटी 3 महीने के कैंपेन रन किया गया। टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदा, जो हेल्थ डे है कब सेलिब्रेट होता है? 7 अप्रैल। राइट। तो उसी दिन, हेल्थ डे के दिन, दो चीजें आयुर्वेद आयुष डिपार्टमेंट लॉन्च किया। एक है आयुष संजीवनी एप्लीकेशन, दूसरा था टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदा। दोनों ही हेल्थ डे के दिन लॉन्च हुआ था 2020 में। अब देखते हैं आयुष संजीवनी एप्लीकेशन क्या है। उस समय जो हम दवाई दे रहे थे, कोई प्रूफ किसी के पास नहीं था कि उस पे काम करेगा नहीं करेगा, किसी के पास कोई डाटा नहीं था। ठीक है। उस चीज को असेस करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुष की दवाइयाँ, उसकी एडवाइजरी के जो जो मेजर्स बता रखे हो कितना इफेक्टिव है,
ये बताने के लिए, फीडबैक के लिए ये आयुष संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, रिसर्च फॉर कोविड-19 इन आयुष। सबसे ज्यादा कोविड पे अगर किसी ने रिसर्च किया है वो है आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उस समय 104 टोटल स्टडीज इन 135 सेंटर्स, 104 स्टडीज कंडक्ट कराए गए 135 सेंटर्स पे। बड़ी बात है भाई ये। और अगर आपको पता है उस समय दो न्यूज हमारे, हम लोग, मेरे को तो याद है हम लोग उस टाइम घर पे थे, क्योंकि उस समय हमारा थर्ड फोर्थ ईयर समथिंग कुछ चल रहा था। तो हमने उस समय अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था गांव में, मतलब मेडिसिन खुद से बनवाना, क्योंकि उस समय कहीं बाहर हम प्रैक्टिस करने नहीं जा पाते थे, और जो लोग हैं वो नॉर्मली हॉस्पिटल जाना प्रीफर नहीं करते थे। तो इसको हमने ऐसे याद रखा है कि उस समय हमने दो न्यूज सुने थे कि भाई एनसीआईएसएम बन गया, एनसीआईएसएम बिल तो पास हो गया था, पर 2020 में एनसीआईएसएम बन गया है ये। और दूसरी बात क्या है कि और दो न्यूज आए थे साथ, जो जामनगर है ना उसको बोल दिया गया था INI, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ITRA जामनगर को बोल दिया गया था। और डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किसको बोला गया था? NIA को बोला गया था। ये दोनों काम कब हो गए थे? 2020। और डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है NIA बना था 13 नवंबर 2020। ये डेट भी याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलो, कभी भी आयुष एक्टिविटीज 2020 याद कर रहे हो तो आप इमेजिन करो कि उस समय कोविड था, आप कहाँ थे, थोड़ा एक समा बांधो उसको याद रखने के लिए, तब ये चीजें आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आयुष एक्टिविटीज 2020 के और कुछ पार्ट्स। एक नमस्ते पोर्टल, आप सबको पता होगा, हम पढ़ भी चुके हैं उसको पहले लेक्चर्स में। कब लॉन्च हुआ था ये? जो नॉर्मल हमारा सीक्वेंस है कि डेट, ईयर, आयुष डिपार्टमेंट इसके बारे में बहुत सोचता है। ठीक है, 17 अक्टूबर 2017। आइया जब बना था उसी दिन नमस्ते पोर्टल लॉन्च हुआ था, ये चीज लिख के रखो साइड में। आइया जिस दिन लोकार्पित हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, सेम उसी दिन नमस्ते पोर्टल बना था, जिसमें मॉर्बिडिटी कोड्स ऐड हुए थे 2020 में। ठीक है, पहले जब बना था उस समय मॉर्बिडिटी कोड वहां पे ऐड नहीं हुए थे, वो ऐड हुए 2020 में। और नेक्स्ट पॉइंट लास्ट ईयर के जीके में आ चुका है। अप्रैल 2020 में ये घोषणा हुआ था कि आयुष नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो कि फुल काम में कब आ जाएंगे? 2020 तक फुल्ली फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने के प्रपोजल्स में थे? 12,500। ये नंबर याद रखो, लास्ट ईयर जीके में आ चुका है ये। ठीक है, और आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च्ड बाय CSIR। देखो, एक है आरोग्य पथ, किसने लॉन्च किया था? आप नॉर्मली ऑप्शन में आएगा CCIM, NCISM, CCRAS, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, CSIR, मान लो ऐसे कुछ ऑप्शन आ गए। बच्चे नॉर्मली नहीं सोचेंगे CSIR कुछ बना सकता है ऐसा करके, पर जो आरोग्य पथ पोर्टल है ना, ये आयुष के रिलेटेड चीजें के लिए नहीं है, मतलब ये टोटल मेडिकल साइंस के लिए है। तो पोर्टल वाज लॉन्च टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज इन द कंट्री, क्योंकि 2020 में कोविड का समय था, क्रिटिकल हेल्थ केयर की जरूरत बहुत थी। कितना है चीजें, कितना हमारे पास नहीं है, कितने स्टाफ है, कितने इक्विपमेंट्स है, ये सब के बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। दिस पोर्टल ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एम्बुलेटरी आइटम्स एंड सप्लाईज, प्राइमरी मेडिकल सप्लाईज, ऑक्सिलरी सप्लाईज, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सेसरीज। आप कहीं जाओगे उस समय वो चीज आप मतलब हॉस्पिटल में मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन है या नहीं है, कहीं पे नर्सेस मतलब स्टाफ्स है या नहीं है, PPE किट मिलता है कहाँ पे, ये सब चीजें जो कितने अवेलेबल है, ये सब दिखाने के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च हुआ था, जिसको लॉन्च किया था CSIR में। ठीक है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ये भी 2020 में बोला गया। देखो, जब आयुर्वेद इतना अच्छा काम किया कोविड पे, उस समय लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आप ऐसा कभी, तो क्योंकि नॉर्मली हम पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट जा रहे थे कि मतलब कोविड के केसेस थे, हम उसको स्पेशलिस्ट के पास दिखाने जा रहे थे, एलोपैथी के पास, पर आयुर्वेद लोगों के पास कोई सुपर स्पेशलिटी डिग्री भी नहीं है। हम लोग, मैं अभी मेडिसिन में PG कर रहा हूँ, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन का क्या?
उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए कि अभी तो फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ है, आगे आप लोग सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कर पाओगे। ठीक है, टीएम के कोर्सेज आएंगे शायद से 2-3 साल में फिर से आ जाएंगे, तो आप उसको अवेल कर सकते हो टीएम के कोर्सेज। चलो आगे देखते हैं ये। अंडर द स्कीम द मिनिस्ट्री वुड बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, डे केयर सेंटर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमारा आयुर्वेद में भी, आयुष में भी, मतलब जो भी होम्योपैथी वालों सब में एक सुपर स्पेशलिटी डिग्री रहेगा और उसको हॉस्पिटल्स बनेंगे करके ये घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट इन आयुष सेक्टर अंडर चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम फॉर मेडिसिनल वैल्यू ट्रेवल। देखो, C SSS इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये कब आया था? C SSS जो है ये 2020 में आया था, और मेन बात क्या था कि इसमें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए एक स्पेसिफिकल इंपॉर्टेंस दी गई थी, और जिसके तहत जो हमें चाहिए, क्या, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जो हम एक्सपोर्ट कर सके, जो सर्विसेज में एक्सपोर्ट कर सके। मान लो कोई अच्छा पंचकर्म टेक्नीशियन नहीं है, तो उसको फॉरेन कैसे भेजेंगे काम करने के लिए? हो नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 2020 में ही आ गया था AIPJT में। क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिग्पा कहाँ बना है? सोवा रिग्पा नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में ही मिलता है आपको। ठीक है, लेह लद्दाख में सोवा रिग्पा प्रैक्टिस होता है, तो वहीं पे ही इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन किया गया। कब भाई? खेल वही है, 17 अक्टूबर 2017। क्या बना था भाई बताओ? नमस्ते पोर्टल और अय्या बना था। अब 20 नवंबर 2020, देखो 2020 का खेल, तो T20 मैच नहीं भाई, ये 20 नवंबर 2020 है। इसमें सोवा रिग्पा का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है लेह लद्दाख में, उसका इनॉग्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, NYSM नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। नॉर्मली हम जो योगा वगैरह करते हैं, क्यों करते हैं? कि ये हेल्थ बेनिफिट दे करके। पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स ये क्या करे? इन्होंने बोला कि योगा को ना एक स्पोर्ट की जैसे कंपेटिटिव स्पोर्ट्स के जैसे हम प्रेजेंट करते हैं। मान लो 100 लोग आएंगे, अपना अपना आसन दिखाएंगे, कौन कितना अच्छा कर सकता है। तो इसके बारे में उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि यूथ में भी एक अलग इंटरेस्ट आए योगा करने के लिए, इसको आज एक स्पोर्ट लिया जाए। ठीक है, तो ये पहले कब, प्रमोशन ऑफ योगासन आज कंपेटिटिव स्पोर्ट ऑर्गेनाइज एट मैसूर, 16 नवंबर 2020, नवंबर 16 2020 में ये चीज होगी। और 4 सैटेलाइट इंस्टीट्यूट्स खोलने का वादा हो गया। आयुष ने उस समय थोड़ा काम दिखा दिया था गवर्नमेंट को, हमारा अंदर क्या पोटेंशियल है, तो 4 सैटेलाइट इंस्टीट्यूट खोलने की भी परमिशन मिल गई, जो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और उस समय नॉर्मली आप सोचो कि गवर्नमेंट को क्या आता है कि हम ऐसे क्लेम कर रहे थे आयुर्वेद ये कर सकता है, वो कर सकता है, इतनी चीजें कर सकता है, पर जब फॉरेन कंट्रीज में जाते वो बोलते हैं हमें प्रूफ तो दिखाओ भाई, किस बेसिस पे आप बात कर रहे हो, कोई टेस्ट है, कोई रिपोर्ट है, कोई रिसर्च आर्टिकल है? तो इन्होंने क्या किया, हमारे जो चीजें हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और इन चीजों को स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, दोनों का एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया गया। तो कोई एक चीज हम ऐसे बनाए जो इंटरनेशनल भी अप्रूव्ड हो और हमारे यहाँ भी अप्रूव्ड हो। ऐसे 25 चीजों के स्टैंडर्ड्स के ऊपर योगा और पंचकर्म की एसेसरीज जिसको स्टैंडर्डाइज करने की बात चल रही थी उसमें। ठीक है, और जो आयुष ट्रीटमेंट पहले उसके अंडर इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता था। ठीक है, पर कोविड का टाइम था, आयुष ने काम दिखाया, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है अब आयुष ट्रीटमेंट को भी हम इंश्योरेंस कवरेज के अंडर ऐड कर देंगे। ठीक है, और एक पॉइंट ध्यान रखना, NABH एक्रेडिटेशन बोर्ड, कोई भी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड होता है तो उसको अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है, क्योंकि इसमें सारे फैसिलिटीज होते हैं करके, और ये डॉक्यूमेंटेशन सही से करता है, और इसमें जितने भी बेसिक चीजें हैं सब अवेलेबल होते हैं, तब जाके NABH एक्रेडिटेशन मिलता है। तो ये जो एक्रेडिटेशन कौन देता है? अय्या, NIA और ITRA जामनगर, ये तीनों मिलकर ये प्रोवाइड करते हैं NABH एक्रेडिटेशन, ये भी ध्यान रखना। और कोविड-19 के समय आयु-64 के डोजेस के बारे में देखें तो अगर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है 500 mg दे दो पीडी डोज पे, अगर माइल्ड सिम्टम्स आ रहा है तो वही 500 mg 2 टैबलेट TDS डोज पे दो। नॉर्मली 2-2 गोली दिन में 2 बार देना है 500 mg के असिम्प्टोमेटिक में। थोड़ा सा सिम्टम है
2 गोली दिन में 3 बार दे दो, ये वाली बात हुई थी। क्योंकि हमें तो सिर्फ माइल्ड केसेस को, माइल्ड मॉडरेट केस तक परमिशन मिला था कि आयुष प्रोटोकॉल्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। और आयुष 64 इटसेल्फ दवाई किस चीज की है, मलेरिया की है। हम यहाँ पे इसको कोविड में भी यूज कर लिए। तो कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट में 3K है और MS है। ट्रिपल के MS मतलब कटुकी, किराततिक्ता, कुवेरैक्ष, मंजिष्ठा, सप्तपर्णा। ट्रिपल के MS, कटुकी, किराततिक्ता, कुवेरैक्ष, मंजिष्ठा, सप्तपर्णा, ठीक है। कंटेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या होगा कि स्टडी ऑन अश्वगंधा। कोविड-19 के समय अश्वगंधा पे बहुत काम हुआ है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड टॉपिकल मेडिसिन के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने एक MOU साइन किया था, कोलैबोरेशन में इन्होंने अश्वगंधा पे स्टडी किए थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस समय एक इंटरडिसिप्लिनरी आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट टास्क फोर्स बनाया गया। देखिए, कोई भी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी तब बढ़ती है जो इंडिया के मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से अगर वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उस समय आयुष ही एकमात्र सहारा था गवर्नमेंट को, कुछ कोई नया दवाई की कोई नया मतलब नया इलाज कोविड के लिए बना दे हम लोग। क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ इंडिया में ही चलता है, तो अगर हम कुछ ऐसे बना लेते तो ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा नाम होता। तो इसीलिए इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, CSIR, एम्स, आयुष मिनिस्ट्री हो गया, ICMR हो गया, सब और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब मिलके एक गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इंटरडिसिप्लिनरी आयुष रिसर्च डेवलपमेंट टास्क फोर्स बना दो, सब मिलके इसी पे काम करेंगे, ठीक है। और हील इन इंडिया कैंपेन एक लॉन्च किए, आयुष भिसा। मतलब क्या है, जो लोग इंडिया में अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आयुष ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए एक आयुष वीसा अलग से उन्होंने बना दिया, ठीक है। आयुष वीसा के तहत क्या होता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हो उसको तुरंत इंडिया आने का परमिशन दिया जाता है कि इंडिया में आए, वो अपना इलाज कराए, ठीक है, आयुष वीसा के नाम से। और जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि फॉरेनर्स यहाँ आए ट्रीटमेंट ले, तो हाई क्वालिटी आयुष प्रोडक्शन भी होना चाहिए। दवाई हम दे रहे हैं वो एकदम स्टैंडर्डाइज हो, अच्छी क्वालिटी के हो, तो ऑल ओवर वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करेंगे। सो हाई क्वालिटी आयुष प्रोडक्शन के लिए आयुष मार्क बनाया गया, ठीक है। और जो आयुष के इनोवेशन है ये सब दिखाने के लिए एक शोकेस जैसे आयुष पार्क निर्माण किया गया, ठीक है। और SCO सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें सबमिट हुआ था 2022 SCO। 2022 में SCO हुआ था सितंबर 16 में। और कहाँ पे हुआ था ये ध्यान रखना, ये हुआ था उज्बेकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट, अय्या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑन 29 अक्टूबर 2021। देखो, नॉर्मली अक्टूबर 17 होता है अय्या का एस्टैब्लिशमेंट डेट। उसके बाद हमने क्या किया, जो एंटरप्रेन्योरशिप आयुर्वेद में कि आयुष सेक्टर में कोई ऐसे कि अपना स्टार्टअप करें, इसके लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर आया को बनाया गया 2021 अक्टूबर 19 में, ठीक है। दिस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्यूबेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आया ICAINE ICAN, ठीक है। आया ICAINE के नाम से एक एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने वाला एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन, ठीक है। अय्या ICAINE का फुल फॉर्म अगर पूछ सकता है तो अय्या का तो फुल फॉर्म पता ही है, पर इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। चलिए।